बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या चीज़ है। पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं हमें, तो हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं। वो प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो मर गए हैं और उनकी कुछ बाकियात मौजूद हों। जिस तरह डायनासोर की अगर हम बात करें तो वो आज से कई लाखों साल पहले मर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके स्केलेटन दरियाफ्त हो रहे हैं। तो वो स्केलेटन उनके फॉसिल्स में आता है। अगर हम पौधों की बात करें तो अगर ज़मीन के नीचे कहीं पुरानी लकड़ियाँ हमें मिलें, या जिसको हम कोयला कहते हैं, जो पौधों से या लकड़ियों से बना था, तो वो फॉसिल्स में आएगा। अगर हमें किसी भी और चीज़ के, बर्ड्स हों, फिशेज़ हों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, इवन अगर हमारे पास कोई जरासीम हो जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह हैं, अगर उनकी भी हमें कोई चीज़ बाकियात में से मिले तो हम उसको फॉसिल ही कहेंगे। तो फॉसिल तो हमें समझ लग गई है कि रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो रिमेनिंग्स होती हैं किसी भी चीज़ की, उसको हम कहते हैं ये फॉसिल्स हैं। अब हमारा सवाल ये है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो आज से लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वो प्लांट्स या वो एनिमल्स जो ज़मीन के नीचे दब गए थे। अब ज़मीन के नीचे दबना कैसे होता है, जितने एनिमल्स या कुछ प्लांट्स थे जो समंदर में गिर गए थे, वो वहीं पे दब गए। समंदर की जो, जिसको हम बेड कह सकते हैं, बेड ऑफ ओशंस, वो वहीं पे दबना शुरू हुई है। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे अब समंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके ऊपर रेत या फिर आगे सेडिमेंट्स ने उनके ऊपर आके कवर कर दिया, तो वो वहीं पे दब गए। और कुछ अभी भी ओशन के बेड के नीचे ही हैं। कहीं भी अभी ओशन ऊपर से नहीं है, सिर्फ खुश्की या लैंड है। जिस तरह अभी भी कई इलाके हैं जहाँ पे कई लाखों साल पहले दरिया या समंदर बहते थे, लेकिन अब वहाँ पे वो नहीं है। तो वहाँ पे वो फॉसिल दब के रह गए। तो वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई है। बायोकेमिकल का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई बायोलॉजिकल स्पीशी इन्वॉल्व है, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूर इन्वॉल्व हुए होंगे। तो ज़मीन में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और हवा की गैर मौजूदगी, एब्सेंस ऑफ एयर इन द बेड ऑफ ओशंस। तो एब्सेंस ऑफ एयर में हमारे पास ये जो फॉसिल्स थे, ये कन्वर्ट होना शुरू हुए, यानी ये डिकम्पोज होना शुरू हुए। डिकम्पोजिशन के नतीजे में वो कन्वर्ट हो गए एक ख़ास किस्म में, जिसको हम कहते हैं कि ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हुई है। और कुछ फिर मज़ीद क्रूड ऑयल से कुछ कोल में कन्वर्ट हुए, कुछ क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हुए, और कुछ गैस की शक्ल में कन्वर्ट हो गए। तो ये वही फॉसिल्स थे, वही एनिमल्स थे, वही प्लांट्स थे जो जो वहाँ पे डिकम्पोज हुए, और उनके डिकम्पोजिशन नतीजे में ये तीन चीज़ें बनी, क्रूड ऑयल बना, कोल बना, या फिर गैस बनी। और ये तमाम चीज़ें अभी भी आजकल हम ज़मीन के नीचे से ड्रिलिंग करके निकालते हैं। तो ये था पहला सवाल कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। इसको समराइज़ करते हैं। तो वो केमिकल्स जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के फॉसिल्स से की डिकम्पोजिशन से बने, और इस सारे रिएक्शन के दौरान मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। और ये बायोकेमिकल था कि इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसकी डिकम्पोजिशन में हेल्प की। अब हम फ्यूल क्यों इसको कहते हैं। फ्यूल है कि जो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो, चीज़ हो, हम उसको फ्यूल कहते हैं। देखिए, कोल है, कोयला हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उससे हीट एनर्जी लेते हैं, फिर उस एनर्जी से हम लोग स्टीम बनाते हैं, या फिर उससे आगे इंजन में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी उस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो ये कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रूड ऑयल क्या है, ख़ाम तेल, जो ज़मीन से तेल निकलता है, जिसको हम तेल के कुएँ कहते हैं। तो वहाँ से जो तेल निकाला जाता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। उससे फिर पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, मिट्टी का तेल अलग किया जाता है, लुब्रिकेंट्स अलग कर लिए जाते हैं, बाकी तमाम चीज़ें भी। खैर, उसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट था नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या चीज़ है हमारे पास। गैस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम सुई गैस कहते हैं, या नॉर्मल गैस भी कहते हैं, या जो सीएनजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये भी वही सुई गैस आ रही है, जिसको हम फिर कंप्रेस कर लेते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे इस्तेमालात हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म। तो इसको समराइज़ करते हैं। तो मैंने कहा था कि आज ये जो समंदर, लेट्स को ये हमारे पास समंदर है, तो ये समंदर का बेड है। तो जो एनिमल किसी वजह से इसके अंदर, इसके अपने जो वेल्स हैं, शार्क्स हैं, वो भी डेड हुई, तो वो नीचे मौजूद आ गई। अगर बाहर से कोई एनिमल गिरा है डेड हो के, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है।
क्योंकि शुरू में जो एनिमल्स थे वो बड़े एनिमल्स थे, जिस तरह डायनासोर था, वो यहाँ पे दबते गए। या इसी तरह से कुछ वेजिटेशन होती हैं जिसको हम एक्वाटिक वेजिटेशन कह सकते हैं, मरीन वेजिटेशन कह सकते हैं, या किसी तरह से जंगलात थे जो वहीं पे थे। लेट्स सपोज यहाँ पे एक जंगल था और यहाँ से कुछ लकड़ियाँ नीचे गिरी या वहीं पे उनके ऊपर किसी वजह से कुछ सेडिमेंट्स आते रहे और वो वहीं पे दब गए। तो ये लाखों करोड़ों साल पहले फिर इसके ऊपर समंदर की मिट्टी आती गई, पानी आता गया और उसने इन चीज़ों को क्या कर दिया, नीचे दबा दिया। इसके ऊपर इस तरह प्रेशर बढ़ता गया, एक टाइम आया कि पानी ऊपर से ख़त्म हो गया। कहीं से ख़त्म हो गया, कहीं से नहीं हुआ। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो वाटर का बेड है, जो सी फ्लोर है, जो फर्श है नीचे, उसकी हाइट चेंज होती रही और ये चीज़ें उसके नीचे दब गई। तो लाखों करोड़ों साल गुजरने के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस सारे को, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो इस रिएक्शन में लगे। तो वहीं पे फिर कोयले में कन्वर्ट हो गए, कहीं पे वो क्रूड ऑयल की शक्ल में मौजूद है, कहीं पे वो गैस की शक्ल में मौजूद है। अगर हमारे इल्म में हो तो मैं मुख्तसर बता देता हूँ। अभी भी जो बहुत सारी रिग्स हैं, रिग्स बोला जाता है वो मशीनें जो यहाँ पे बोरिंग करती हैं, ड्रिलिंग करती हैं और यहाँ ज़मीन के नीचे जाके उस गैस को, पेट्रोल को या कोयले को जाके निकालने में हेल्पफुल होती हैं। कोयले के लिए तो चले हम पहाड़ों में माइनिंग करते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए हम मोस्टली ड्रिलिंग करते हैं। तो उसको रिग बोलते हैं उस मशीन को। तो वो अभी भी मोस्टली जो रिग्स हैं वो समंदर के अंदर लगी हुई हैं। तो ये हमारा मुख्तसर सा तारुफ था कि फॉसिल फ्यूल कैसे बने हैं। वो प्लांट्स या एनिमल्स जो समंदर की सतह के नीचे जाके दब गए थे और लाखों साल के अंदर कुछ जर्म्स थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, उसकी मौजूदगी में वो कन्वर्ट हो गए इसमें। अब हमारा सवाल यह है कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स। पेट्रो का मतलब है रॉक्स और ओलियम का मतलब है ऑयल। तो रॉक्स ऑयल, तो वो ऑयल जो पहाड़ों के अंदर से निकल रहा है, चट्टानों के अंदर से निकाला जा रहा है, उसको हम रॉक ऑयल बोलते हैं, लेकिन इसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है वो है पेट्रोलियम। तो वो ऑयल जो यहाँ ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है रिग्स के ज़रिए से, उसको बोला जाता है क्रूड ऑयल। तो वही जो ऑयल है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। और वो जो क्रूड ऑयल हम वहाँ से लेते हैं, उसके बाद उससे जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे मैं नाम ले रहा हूँ, पेट्रोल, डीज़ल, नेफ्था, फ्यूल ऑयल, जहाज़ के लिए जो स्पेशल फ्यूल है उसकी अगर हम बात करें, या जो लुब्रिकेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, इंजन ऑयल्स, वो भी सारे इसमें शामिल हैं। तो उन सब को मिला के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो ये सवाल था कि पेट्रोलियम क्या है, कि वो ऑयल जो ज़मीन के नीचे से निकाला जा रहा है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। क्रूड ऑयल तो वर्ड है ना, तो उसकी जो जनरल वर्ड है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं और उससे बनने वाली हर चीज़ को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आता है। तो अब इसके सवालात मज़ीद हम इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ मौजूद है। उससे पहले हम ये करते हैं कि वाई इज़ पेट्रोलियम सो इम्पोर्टेंट, कि पेट्रोलियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ है कि ये एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। देखिए, हम पेट्रोल गाड़ियों में डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, मिट्टी के तेल को हम वैसे आग लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फायर चलाने में, लाइट के लिए यूज़ करें या उसको एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज़ करें। अब कितना यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ लीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अरबों अरबों की तादाद में अरबों लीटर्स पेट्रोल या डीजल या जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ की जा रही हैं। एक तो है कि हमने उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया, दूसरा क्या है, हम उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए, लाज़मी नहीं है कि हम उसको गाड़ी में ही डालें फ्यूल को। मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सम टाइम हम उसको रोशनी हासिल करने के लिए, जिस तरह पुराने वक्तों में कुछ लालटेन हुआ करते थे जिनमें मिट्टी का तेल था, उसको आग जलाई जाती थी, या अभी भी जो दीवों के अंदर तेल डाला जाता है ये जलाने के लिए, उन दियों में भी ऑयल डाला जाता था, तो जिसको लाइट के लिए यूज़ करते थे। तो खैर, अभी बात हो रही थी ट्रांसपोर्ट के लिए कोयला यूज़ किया जाता है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है, डीजल यूज़ किया जाता है, एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है कि हम उसको एज अ सोर्स ऑफ हीट, बाज़ दफ़ा जिस तरह में हीट चाहिए, हम किसी चीज़ को आग जला लेते हैं तो उसके बदले में हीट पैदा होती है। उस हीट को फिर मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिरी यूज़ लिखने लगा हूँ, एज अ केमिकल्स। पेट्रोलियम से आगे और बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं जिनको हम अपने कमर्शियल यूज़ में लेके आते हैं। उसमें कुछ मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, कुछ स्प्रेज हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह इस तरह में। तो हम वो एज अ सॉल्वेंट या एज ऑयल्स उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विल पेट्रोलियम ऑलवेज बी सो इम्पोर्टेंट? क्या पेट्रोलियम हमेशा इतनी ही इम्पोर्टेंट रहेगी जितनी ये आज है? तो इस सवाल का जवाब ये है,
नहीं, नो। अगर अब हम इस आंसर को जस्टिफाई करते हैं, कैसे? आंसर ये है कि नो। अगला क्वेश्चन है वाई, क्यों? ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं रहेगी? देखिए, अगर हम आज से कुछ साल पहले जाएं, 50 साल पहले चले जाते हैं, 100 साल पहले, जब ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, उससे पहले इसका क्या यूज़ था? इसको सिर्फ आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एज अ सोर्स ऑफ हीट एंड एज अ सोर्स ऑफ लाइट। फिर उसके बाद जब वक्त थोड़ा बदला, बल्ब की दरियाफ्त हुई, लाइट्स आ गई मुख्तलिफ़ तरह की, तो लोगों ने रोशनी हासिल करने के लिए बिजली का सहारा लिया, ना कि पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम का जो लाइट सोर्स था, लाइट वाला यूज़ था, वो उसका ख़त्म हो गया। तो अभी आज का जो दौर है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बसेस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं हर तरह की, और कई ममालिक में कई ऐसे शहर हैं जो मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। मतलब कि उनकी जितने व्हीकल्स हैं, बाइक्स हो गए, कार्स हैं, बसेस हैं, वो तमाम की तमाम इस चीज़ पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिक पे। तो वहाँ पे पेट्रोलियम का यूज़ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है। तो आने वाले दौर में साइंटिस्ट की अभी मुकम्मल यही कोशिश है कि तमाम मशीनें, तमाम इंजन ऐसे बनाए जाएँ जो पेट्रोलियम पर डिपेंड ना करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम की वजह से जब इसको बर्न किया जाता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस बनती हैं, जिनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन काज है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी और वजूहत भी हैं, लेकिन उनमें से एक पेट्रोलियम है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। दूसरा ये है कि आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, और ये ज़मीन में इसके जो लिमिटेड रिजर्वायर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। 50 साल लगें या 100 साल लगें, तो ये सारी तायात नहीं है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। इसको दोबारा से रीन्यू नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई तो फिर ये ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। जो आने वाला दौर है वो मुकम्मल तौर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे शिफ्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक मशीनरी आ जाएगी, या जितनी भी इंजन है उस पे चला जाएगा, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो ये था हमारी बेसिक्स। इसके साथ ही एक और अगला अगला लेक्चर मौजूद है पेट्रोलियम के बारे में, कि हम पेट्रोलियम से बाकी फ्रैक्शंस कैसे अलग करते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।